जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। हर बार की तरह फिर मैं वही बोलूंगा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने, आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, चाहे आपका सिलेबस आधा ही कंप्लीट क्यों ना हुआ हो। एकमात्र तरीका यही रहता है, क्योंकि हमें अपने नंबर अच्छे लेके आने हैं ताकि हम एग्जाम को बढ़िया से पास कर सकें और अपनी नौकरी ले सकें। ठीक है भाई, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। जैसे सवाल नंबर 1 यहाँ पर है कि मक्षिका किसका तत्सम रूप है। ये एक सवाल है। अब इस सवाल को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि तत्सम क्या होता है। तो तत्सम होता है एक संस्कृत का रूप। संस्कृत के रूप को ही हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। ठीक है भाई, चाहे वो आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हो, जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप जितना टाइम दोगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे, सच बता रहा हूं, आपके नंबर उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। जब हमारे नंबर बढ़ते हैं तभी हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ, मेरे व्यूज अच्छे आएंगे, मुझे लाइक अच्छे मिलेंगे, तो इस क्लास को और ज्यादा बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूंगा, और ज्यादा इसमें डीप जाऊंगा कि मैं और क्या बेहतर दे सकता हूँ। इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त जब हम प्रैक्टिस सेट निकाल रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जब नंबर अच्छे आते हैं तो हम और ज्यादा पढ़ते हैं और अच्छे से मोटिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से हम मार खा जाते हैं और हमारे नंबर नहीं आते। तो प्रैक्टिस करो, नंबर बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है सवाल में कि मक्षिका किसका तत्सम रूप है। ये एक मक्षिका है, मक्षिका ये क्या है, एक तत्सम है। ये तत्सम है और ये किसका तत्सम रूप बनेगा, तो आप कहोगे मक्षिका बोलते हैं मक्खी को। किसको बोलते हैं, मक्खी को बोलते हैं। जबकि मक्खी, मछली, मच्छर, मिट्टी, ये सब के सब क्या है, ये एक तत्भव है। ये तत्भव है। आप कहोगे तत्भव क्या होता है, तो हिंदी के जो शब्द होते हैं दोस्त, हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्भव बोलते हैं। तो मक्खी क्या है, एक तत्भव है। और ये किसका तत्भव है, मक्षिका का। और मक्षिका क्या है, यहाँ पर मक्षिका एक तत्सम रूप बन जाता है, तत्सम रूप बन जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर आप देखोगे मछली, मछली एक तत्भव रूप है। इसका अगर तत्सम बनाना है तो कैसे होगा, तो मछली का होता है मत्स्य। मत्स्य, आधा तय आधा शय, और ये मत्स्य बन जाता है। मच्छर की अगर मैं बात करूं तो मच्छर क्या है, मच्छर एक तद्भव रूप है। इसका तत्सम जब आप बनाओगे तो ये बनेगा मशक। ये बनेगा मशक। क्या बनेगा दोस्त, मशक बन जाएगा। मिट्टी का जब आप बनाओगे, मिट्टी का, तो मिट्टी का क्या बनेगा, मिट्टी एक तद्भव है, तत्सम बनेगा इसका मृत्तिका। मृत्तिका, ठीक है भाई, मृत्तिका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे ये सब के सब, यानी कि मक्षिका भी, यानी कि मक्षिका, मक्षिका भी क्या है, मक्षिका, ये सब के सब तत्सम है। क्या है दोस्त, तत्सम। ये एक तत्सम रूप है, सबके सब ये तत्सम है। अब तत्सम क्या होते हैं, तो आप कहोगे संस्कृत से लिए हुए शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। संस्कृत से लिए हुए शब्दों को ही दोस्त क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। बात खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। तो मक्खी का मक्षिका होता है तत्सम, मछली का मत्स्य होता है, मच्छर का मशक होता है, और मिट्टी का मृत्तिका बन जाता है। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको लिख लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब आपके सामने आए। सवाल में कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहते हैं, आधी रात के समय को क्या कहते हैं, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो आधी रात के समय को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, उसको बोलते हैं निशित। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, निशित। आधी रात का समय निशित। जबकि सरवरी, विभावरी और निशा ये रात के पर्यायवाची हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे रात में यहां पर लिखूं रात, अब इस रात के पर्यायवाची क्या बनेंगे, तो आप कहोगे सरवरी हो जाएगा, एक सरवरी हो जाएगा, बोले ठीक है। विभावरी हो जाएगा, विभावरी भी रात का पर्यायवाची है, ठीक है भाई। और निशा भी क्या होता है, रात का पर्यायवाची होता है, रात का निशा। और रात्रि भी आप यहां पर लिख सकते हो, जबकि रात्रि एक तत्सम शब्द है। रात्रि क्या है, एक तत्सम शब्द है, और रात क्या है, तत्भव शब्द है। लेकिन आप रात्रि भी यहां पर पर्यायवाची के रूप में यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब के सब क्या है, ये रात के पर्यायवाची हैं। जबकि जो निशित दिया है, ये आधी रात का जो समय होता है उसी को बोलते हैं निशित। बात समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं
इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया का बहुवचन क्या होगा, ये बात हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो छाया का बहुवचन क्या बनेगा? तो आप कहोगे छाया का जो बहुवचन होता है दोस्त वो छाया ही होता है। छाय नहीं करोगे, छाव नहीं करोगे, इनमें से कोई नहीं। छाया का बहुवचन छाया होता है। कुछ मैं ऐसे शब्द बताना चाहूंगा जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। हमेशा, हमेशा बहुवचन, बहुवचन, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे एक हो जाता है प्राण। ठीक है भाई, प्राण हमेशा बहुवचन रहता है, इसका बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। प्राणों मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। जैसे प्राण, जैसे कि अक्षत, जैसे कि अक्षत, अक्षत भी क्या है? बहुवचन है। हमेशा अक्षतों नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी क्या है? अपने आप में बहुवचन हो जाता है। जैसे कि एक आंसू हो जाता है, आंसू, एक आंसू हो जाता है। ठीक है भाई, तो प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर और आंसू, ये सब क्या है? बहुवचन है। ये हमेशा और हमेशा बहुवचन की श्रेणी में ही रखे जाते हैं, गलत नहीं करेंगे। अक्षत क्या होता है? अक्षत होता है जो पूजा करने के बाद जो चावल हम तिलक के रूप में यूज करते हैं उसी को हम अक्षत बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। कभी कभी सवाल ये बन जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा चावल है जो तिलक के रूप में यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है अक्षत। और अक्षत क्या है? एक हमेशा बहुवचन में यूज करने वाला एक शब्द बन जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। छाया का बहुवचन हमेशा छाया होता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें कहा जा रहा है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। यानी कि ये कौन सा वाक्य है? अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर नहीं का यूज हुआ है। किस चीज का? नहीं का यूज हुआ है, नहीं का। अब नहीं का यूज हुआ है तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि यहां पर निषेधवाचक कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, निषेधवाचक आपको नजर आएगा। ठीक है भाई, क्या भाई? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आज्ञावाचक क्या होता है? जब किसी को आदेश दिया जाता है किसी काम का। जैसे एक अध्यापक किसी कर्मचारी को आदेश देता है कि एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, तो वो आदेश दिया तो वो आज्ञावाचक हो जाए। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन किया जाता है कि आप कहाँ थे, ये प्रश्न हो गया तो प्रश्नवाचक हो जाए। इच्छावाचक में आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे आप हमेशा सुखी रहो, ये एक आशीर्वाद दिया कि मेरी इच्छा है कि आप हमेशा सुखी रहो, या मेरी इच्छा है कि आप सफल हो जाओ। तो ये क्या है? एक इच्छा होती है। जहां पर इच्छा जताई जाती है या आशीर्वाद दिया जाता है तो वहां पर इच्छावाचक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, और जहां पर नहीं या नेगेटिव बातों का यूज होता है वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा जो होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की हो जाती है। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्याएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब इसमें क्या पूछा है हमसे? इसमें पूछा है भाववाचक। मैं अगर कहूं आपसे, पहली हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो जाती है। और दूसरी कौन सी हो जाती है? बोले दूसरी हो जाती है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। और तीसरी कौन सी हो जाती है? तो भाववाचक हो जाती है। कौन सी? भाववाचक। और भाववाचक ही हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाववाचक। वो कह रहा है भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी? देखो क्रोधी है, तो क्रोधी व्यक्ति या क्रोधित व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति जिस शब्द के बाद कोई संज्ञा लग जाए तो वो विशेषण होता है। तो ये विशेषण बन जाएगा। तीर, तीर क्या है? वो जो चलाते हैं वो एक तीर है, यानी ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सॉरी जातिवाचक हो जाएगा। पता नहीं कौन सा तीर है, जब किसी चीज का पता नहीं होता है तो वो जातिवाचक में चला जाता है।
बहुत सारे तीरों की बात हो रही है। भरत, ये एक नाम है। भरत क्या है? एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जो जो यूनिक टाइप के शब्द होते हैं, जैसे मेरा नाम है इरशाद, तो मैं एक यूनिक हो गया, तो मैं क्या हो गया? मैं एक व्यक्तिवाचक हो गया। उसी तरीके से चिंता, चिंता किसी का नाम हो सकता है या और चिंताओं की बात करता है। चिंता मतलब एक भाव है जिसे आप खरीद नहीं सकते या छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो। तो जहां पर भाव का यूज होता है वहां पर क्या होती है भाई? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो चिंता क्या है? एक महसूस करने वाली चीज है, उसे आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। तो चिंता क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आप कहोगे इसमें तो वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इस जातिवाचक को तोड़कर 2 और बढ़ा दिए। कौन कौन से? एक समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और 5वीं इन्होंने बढ़ाई कौन सी? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। द्रव्यवाचक में लोहा, सोना, चांदी, दूध, दही, पानी, ये सब आता है किसमें? द्रव्यवाचक में। समूह में टीम, टुकड़ी, क्रिकेटर के जो खिलाड़ी होते हैं टीम बोलते हैं उन्हें, या कोई भीड़ हो जाती है जहां पर, तो वहां पर समूहवाचक में आ जाता है। ये जैसे चाबी का गुच्छा या जैसे अंगूर का गुच्छा, ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे संख्या का पूरा ही का पूरा रोला खत्म कर दिया मैंने, है ना। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ आपसे, चिंता क्या है? यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है। उसी तरीके से प्रेम, प्रेम भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्रोध ही लिखा है, अगर मैं सिर्फ इसको क्रोध कर दूं, क्रोध, क्रोध, तो क्रोध क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्रोध आप महसूस नहीं कर सकते, है ना। जैसे शत्रुता, देखो शत्रु एक व्यक्ति हो सकता है, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं शत्रु, शत्रु एक कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन शत्रुता, शत्रुता अब ये भाववाचक बन गई, ये एक भाववाचक बन गई जिसे आप महसूस कर सकते हो। ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? देखना क्या कह रहा है सवाल में, कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताना है। देखो कारक आप अच्छे जानते हो कि 8 हो जाते हैं। कारक मेरे दोस्त कितने होते हैं? बोले 8 हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन, ये जो मैंने बोले हैं ये 8 कारक हैं। और इनकी पहचान के लिए इनके सामने विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, ये एक शब्द क्या है? मैं यहां पर लिख दूं एक बार छोटा सा, जैसे कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, बस इतना से लिखूंगा, कर्म को, ये कर्ता के साथ न विभक्ति है और कर्म के साथ कोई विभक्ति है। जब भी आपको इस तरह का वाक्य पहचानना हो तो आप 2 चीजें करो। एक तो किसने, किसने का उत्तर आपको मिल गया तो कर्म कारक बनेगा, और दूसरा आता है क्या, और दूसरा आता है क्या। इन दोनों का उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो समझ लो वहां पर कर्म कारक होगा, और अगर इन दोनों में से एक का भी उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर लूं, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया? किसको भगाया या क्या भगाया? बात ऐसे भी कह सकते हो, यहां पर किसको भी कर सकते हो, क्या या किसको। लोगों के लिए किसको आता है? किसको, क्या या किसको। किसको भगाया? तो आप कहोगे डाकुओं को भगाया। तो ये क्या है? ये एक कर्म है। ये एक क्या है दोस्त? ये कर्म है। यानी कि जब वाक्य के अंदर कर्म मौजूद होता है, जब वाक्य के अंदर कर्म मौजूद होता है तो वो वाक्य हमारा कर्म कारक बन जाता है। अब यहां पर जैसे किसने भगाया, तो आप कहोगे लोगों ने भगाया, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया, इसका आंसर भी आपको मिल गया। लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता, क्या या किसको नहीं मिलता, तो आपको फिर कर्ता कारक लगाना पड़ता, क्योंकि आपके पास कर्म है ही नहीं, और जब कर्म है ही नहीं तो कर्म कारक उसमें कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अब यहां पर दोनों चीजों का उत्तर आपको मिल रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। मैं कहूंगा किसने भगाया भैया, तो आप कहोगे लोगों ने भगाया। चलो ये करता है, ये अगर करता है तो आप ये और चेक कर लो इसमें क्या इसमें कर्म मौजूद है या नहीं। कर्म हुआ तो आपका आंसर कर्म कारक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कर्ता कारक हो जाएगा। तो आप यहां पर देख लो किसको भगाया, बोले डाकुओं को भगाया भैया। किसको? डाकुओं को। इसका मतलब डाकू तो है वाक्य के अंदर, तो ये बनेगा कर्म, और कर्म को क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोल देंगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। अगले पर आ जाते हैं। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या कह रहा है? जो क्रिया अभी
हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है, यानी कि क्रिया प्रेजेंट में है और जारी है। क्रिया क्या है, प्रेजेंट में है यानी वर्तमान काल में है और जारी है, खत्म नहीं हुई है, तो आप उसको क्या कहोगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल या समय। क्यों, क्योंकि अभी तो काम चालू है ना, रुका कहाँ है। अगर पूरा हो जाता, जैसे क्रिया क्या है, अभी अभी होकर रुकी है, अभी अभी होकर रुकी है, तो उसको क्या आप बोल देते हैं, आप पूर्ण वर्तमान काल बोल देते। लेकिन यहाँ पर क्रिया अभी जारी है, वो कह रहा है जो क्रिया अभी अभी हो रही है, मतलब अभी भी वो क्रिया जारी है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण करें। भाववाच्य रूपांतरण करना है इसका। रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, इसका क्या बनाना है, हमें भाववाच्य बनाना है। भाववाच्य, भाववाच्य तो रोगी से चला नहीं जाता, आप ऐसे लिख दोगे, रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य बन जाएगा। कैसे, रोगी चल नहीं सकता, रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य बन जाएगा। आप अच्छे जानते हो वाच्य कितने होते हैं, वाच्य 3 हो जाते हैं। वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उसमें से ही क्या है, एक भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर कौन है, रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार है। ये कौन सा अव्यय बन जाएगा, ये कौन सा अव्यय है, अफसोस मैं नहीं जा सका अव्यय। देखो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो होते हैं जिनमें अव्यय वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके। ऐसा कोई शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, या अविकारी भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो अफसोस है, आप यहां पर देखोगे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, संबोधक शोक सूचक। लेकिन शब्द भी तो आप देखो, अफसोस, अफसोस क्या संबोधन हो रहा है, किसी को शाबाशी दी जा रही है, नहीं भाई। शोक सूचक, हाँ हो सकता है शोक सूचक, शोक सूचक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अफसोस कर रहे हैं, हाँ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जैसे कभी कभी 1 नंबर से आधे नंबर से हम रह जाते हैं ना रिजल्ट में, तो कहते हैं उफ हो कैसा हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। तो ये क्या अफसोस होता है, ये शोक सूचक है। आश्चर्य सूचक वो होता है जो कभी नहीं हो सकता, वो अचानक से हो गया, है ना। आश्चर्य, हर्ष सूचक खुशी हो जिसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर 20 का आंसर बन जाएगा। शोक सूचक शब्द है। ठीक है भैया, अफसोस जैसे आप कहोगे, जैसे आहा, जैसे आहा, आहा मजे वाला नहीं बल्कि आहा, आहा वाला। जैसे त्राही, त्राही, जैसे त्राही, त्राही, इस तरह से त्राही त्राही करोगे ना, त्राही त्राही भी क्या है, एक तरह का शोक सूचक बन जाता है, शोक सूचक बन जाता है। ये सब क्या है, ये सब शोक सूचक शब्द बन जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, अनायास में समास है, अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है, अनायास में कौन सा समास है। देखो जिस शब्द के अंदर आपको नेगेटिविटी का यूज हो, निषेध कोई शब्द या उपसर्ग उपसर्ग आपको लगे, तो आप समझ जाना वहां पर नगण्य समास हो जाता है, नगण्य समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैं यहाँ पर अनाचार का यूज करूंगा, अनाचार, 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 इसमें आप उपसर्ग निकालो, कैसे निकालोगे, इसमें से ने प्लस आचार, ने प्लस आचार। ये जो ने है ये एक नेगेटिविटी को दर्शाता है, निषेधवाचक को दर्शाता है, तो ये क्या बनेगा, अनाचार। जैसे मैं यहां पर और बात करूं, अनुचित, अनुचित जो उचित ना हो, अनुचित, तो ने और प्लस क्या कर दोगे, उचित, उचित। लेकिन न लगने से क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, अनाचार, अनुचित, और भी ऐसे सवाल, ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। अगले पर आते हैं,
तू करता तुझ गया, मुझ में रही ना हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? निम्न पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तू करता तुझ गया, अच्छा, मुझ में रही ना हूं, वो कह रहा है मैंने इतना तुझे याद किया है कि मैं अब मैं ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें इतना याद कर लिया कि अब मैं ही नहीं रहा, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तू। ये कह रहा है कि मैं जिधर भी देखता हूं हमेशा तू ही तू नजर आता है। अब ये क्या है, ये कब होता है? जब आदमी शांत होता है और किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, और जब उस चीज के बारे में लगातार सोचता रहता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि हर जगह वही है। चाहे आप ईश्वर के यहाँ ईश्वर को ले लो इस चीज में, या किसी गर्लफ्रेंड को ले सकते हो, अपने पार्टनर को ले सकते हो, अपने दोस्त को ले सकते हो, माता पिता को ले सकते हो, जिसके बारे में आप बार बार रिकॉल करोगे, याद करोगे, वो तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ भी है वहां भी है। तो ये कब होता है? जब आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है। तो इसमें क्या बनेगा? शांत रस बन जाएगा। कितना भाई? शांत रस बन जाएगा। और मैं आपसे बात करूं, रस कितने होते हैं? टोटल रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अब कहोगे इसमें जो नवा रस है उस रस को ये नहीं मानते हैं, और वो है शांत रस, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और इसका स्थायी भाव जो होता है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, वो होता है निर्वेद। ठीक है भाई, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है। तो इसका जो स्थायी भाव बनेगा वो बनेगा निर्वेद। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। ये जूही की जो कली है ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निराला जी की एक कविता है जूही की कली, ये किसका उदाहरण है? देखो यहाँ पर छंद दिए हैं, और छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जूही की कली ये निराला जी की एक क्या है? कविता का नाम है। और ये किस पर आधारित है? आप कहोगे ये एक मुक्तक छंद पर आधारित है। ठीक है भाई, ये क्या है? एक मुक्तक छंद है निराला की। और बाकी की मैं बात करूं रचना की इनकी, तो एक हो जाती है कुकुर मुत्ता, बड़ी फेमस है कुकुर मुत्ता बहुत फेमस इनकी रचना हो जाती है। जूही की कली हो जाती है, या एक हो जाती है अप्सरा। अप्सरा भी इनकी बहुत फेमस रचना है। अप्सरा, कुकुर मुत्ता, अप्सरा, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, या शाम की शक्ति पूजा कह सकते हो, राम की शक्ति पूजा, ये भी क्या है? इनके बहुत फेमस रचना हो जाती है। ये तो कई बार पूछी है, कुकुर मुत्ता कई बार पूछी है। ये किसकी है? निराला जी की हो जाती है। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुबर वहु छाए, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं अलंकार। कौन सा अलंकार बनेगा? देखो यहाँ पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर वहु छाए, यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो एक वर्ण है इसमें तय, और उस तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बोले अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन अगर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। यहां पर अगर शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग होगा, तो वहां पर यमक हो जाएगा। मानो मनहु, जानो जनहु, मानो मनो जानू जनू, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वाक्य में आपको मानो मनो जानू जनू ये जब आपको देखने मिलेगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद नहीं रहता, यानी अभेद रूप होता है, वहां पर ही क्या बनता है? रूपक अलंकार बनता है। जैसे मैं बात करूं उपमान क्या होता है भाई? उपमान, या मैं कहूं उपमेय क्या होता है? उपमेय
अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तब तो आप आंसर लगा जाओगे, वरना नहीं लगाओगे। जैसे उपमान, मैं कहूं कि आप सलमान खान की तरह हैं, आप सलमान खान की तरह हैं। अगर आप लड़की हो तो मैं कहता हूं कि आप ऐश्वर्या राय की तरह हैं। अब मैंने आपकी तुलना किससे की है? सलमान खान से की है। तो सलमान खान यहां पर क्या है? सलमान खान क्या है? उपमान बन जाएगा। और आप क्या बनोगे? आप बनोगे उपमेय। आप बनोगे उपमेय। आप क्या बनोगे? उपमेय बन जाओगे। इतना सा फर्क है। उपमेय और उपमान आपको समझ में, बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपको बताया है। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। बात समझ में आई? जैसे चरण कमल, चरण कमल यानी कि जो चरण है वो कमल की तरह है, तो कमल क्या है वहां पर? उपमान। और चरण क्या है वहां पर? उपमेय है। ठीक है भाई। तो जब उपमेय और उपमान एक जैसे हो जाएं तो वहां पर रूपक अलंकार बन जाता है। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे नन्ना, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात। ये कह रहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताओ। कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है? तो आप कहोगे मंगल सूत्र, रंगभूमि, मंगल सूत्र। यहां पर मंगल सूत्र होगा। ठीक है भाई, यहां पर मंगल सूत्र कर लेंगे। ये भूमितर लिखा हुआ है ना, मंगल सूत्र होगा यहां पर, मंगल सूत्र। आप अच्छे जानते हो ये सवाल कई बार पूछा है कि प्रेमचंद जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, तो आप कहोगे वो बन जाता है मंगल सूत्र। इनकी और भी रचनाएं हो जाती हैं, जैसे गवन, गवन इनकी रचना हो जाती है, रंगभूमि हो जाती है, रंगभूमि हो जाती है, रंगभूमि हो जाती है, सेवा सदन हो जाती है, सेवा सदन हो जाती है, सेवा सदन हो जाती है। और प्रेमचंद जी की और कोई रचना है? और कह सकते हो दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। ये सब क्या है? ये सब की सब प्रेमचंद जी की रचना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनकी जो रचना है जो अधूरी रह गई, जो उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, उनका नाम है मंगलसूत्र। ये यूपिटर प्लेसी ने कई बार सवाल पूछा है। ये यूपिटर प्लेसी ने कई बार सवाल पूछा है। ठीक है भाई, ये यूपिटर प्लेसी ने कई बार सवाल पूछा है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पर नए हो, नई क्लास में नए हो इस क्लास में, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, चाहे ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो या यूट्यूब ने आपको दिया हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतने रखते हैं। कल में फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे धुआंधार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।